राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 134, जो कि इस अध्याय का यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो अंतिम अध्याय है, अध्याय 8 का ये धारा 134 है, जो बंधकित ऋण से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कई तरह से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। एक तो बेरक को पढ़ के समझ में नहीं आता है, दूसरा इस धारा को ना तो कहीं पढ़ाया जाता है, ना कोई बच्चा पढ़ता है, और परीक्षा में पूछे जाने पे गलत करके आता है। तो परीक्षा में पूछे जाने पे गलत करके ना आए, चाहे कहीं पढ़ाया जाए या समझ में ना आए, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, इसको एक बार समझ जाएंगे जीवन भर के लिए गांठ बंध जाएगा, कभी नहीं भूलेगी धारा। हाँ, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि यूपी में वैकेंसी पीसीएसजे के आने वाली है, या कभी भी जब भी भविष्य में आएगी, चाहे यूपी पीसीएसजे की हो या एपीओ की हो, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स उसके लिए शुरू किया जाता है। और जो भी टाइम परीक्षा का मिलता है, उस टाइम पे संपूर्ण क्रैश कोर्स के रूप में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक एक करके। और प्रारंभिक परीक्षा में पूरी तरह से गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितनी चीज़ें बताई जाती हैं, अगर आप उसको मेहनत से तैयार कर लें तो आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ साथ पीसीएसजे की, एपीओ की, एचजेएस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं। जिस किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना हो, पीसीएसजे की तैयारी करना हो या एपीओ की केवल तैयारी करना हो, वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। हम एक ऐसी धारा के, देखिए मैं खोज के उन धाराओं पे वीडियो बनाता हूँ जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। सिंपल धारा पे बनाना है तो कोई भी बना सकता है, कोई भी बता सकता है। मैं उन धाराओं को छांटता हूँ जो सबसे कठिन धारा हो। अगर आपको भी लगता है कि ये धारा बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आती है, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, या आप सीधे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस कुल मिलाकर के जो लॉ के सबसे कठिन से कठिन प्रोविजन हो, जो आपको समझ में ना आए, आप उस पर कहिए वीडियो बनाने के लिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। मेरा कोशिश है, मैं इसीलिए धारा 133 से 134 पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 133 पे बना चुका हूँ, 34 पे बना रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले मेरा जो भी वीडियो होता है किसी भी टॉपिक पे, सबसे पहले मैं पूरे सब्जेक्ट को पकड़ के मिरोड़ देता हूँ, ऐंठ देता हूँ। क्यों? जिससे ऐंठ जाए, उसकी जो गर्मी है, ऐंठन है ना, आपकी दृष्टि से वो खत्म हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट कोई टफ नहीं होता है। कठिन और सिंपल का पैरामीटर आपका नॉलेज होता है। आपको कोई विषय आ रहा है तो आपके लिए आसान है, नहीं आ रहा तो कठिन है। लेकिन जो नहीं आ रहा है वो आपके लिए कठिन है, इसीलिए मैं उसको आसान बनाने के लिए पूरे एक्ट को एक बार में पिरोए देता हूँ, चार्ट बना करके समझा देता हूँ। अगर आप उस वीडियो को देख लें तो फिर वो एक्ट आपके लिए बहुत छोटा लगेगा। चलिए 134 पे चलते हैं, बंधकित ऋण। देखिए ये जो बंधकित ऋण है ना, ये अनुयोज्य दावे के अंतरण से जुड़े हुए चैप्टर में रखा गया है, क्योंकि अनुयोज्य दावे के अंतरण का उल्लेख धारा 130 से 137 तक में किया गया है, जबकि इसकी परिभाषा शुरुआत में अधिनियम की धारा 3 में की गई है। तो बंधकित ऋण का मतलब यहाँ क्या? बंधकित ऋण का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अनुयोज्य दावे का ट्रांसफर करता है, अनुयोज्य दावे का ट्रांसफर करने में 3 लोग आ जाते हैं। एक वो व्यक्ति जिसको अनुयोज्य दावे का अधिकार है, ये मान लेते हैं ये है का नामक व्यक्ति है। जिसके प्रति है वो खा है, यानी जिससे है अनुयोज्य दावे का अधिकार। और ये का है, ये खा है, का ने गा को अपना अनुयोज्य दावे का राइट को ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर ही हो गया। क्या हो गया? अंतरती हो गया। ठीक, इसको ट्रांसफर ही कहेंगे। ये ट्रांसफर किया तो ये अंतरक हो जाएगा। क्या हो गया? अंतरक हो जाएगा। और ये इसका, इस पे ऋण बकाया था तो ये ऋण ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण ही कहलाएगा। यानी का ने, मान लेते हैं खा को कभी 10,000 या 5,000 रुपया कर्ज दिया था, 5,000 दिया था मान लेता हूँ, तो ये 5,000 खा से वसूल करने का राइट है, क्योंकि ये ना तो बंधक है ना गिरवी है, तो ये क्या है? अगर सिक्योर्ड नहीं है तो इसी को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। का चाहे तो अपना ये 5,000 रुपया वसूल करने का जो राइट है, ये किसी को ट्रांसफर कर सकता है।
अगर ये ट्रांसफर करेगा तो अंतरक कहलाएगा, जिसको ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफर ही कहलाएगा, अंतर्ती कहलाएगा। ठीक, हो सकता है का इस ऋण को इसलिए ट्रांसफर कर दे किसी को जिससे कोई ऋण वगैरह अपना सिक्योर्ड बना ले। का मान लेते हैं किसी व्यक्ति से, ये मान लेते हैं घा व्यक्ति, इससे कहीं 4,000 रुपया कर्ज ले रखा है। ठीक है, इसको भविष्य में देना, इसको इस बात का डर सता रहा है कि हो सकता है मैं पैसा भविष्य में दे ना पाऊँ, तो इसीलिए इसने क्या किया, इसने कहा कि ये जो मेरा खा बकाया है का कहा कि जो खा मेरा 5,000 रुपया बकाया है मैं इसको गा को ट्रांसफर करता हूं, लेकिन इस राइट को ट्रांसफर करता हूं, पैसे को नहीं, राइट को ट्रांसफर करता हूं वसूल करने का। ठीक, तो गा को ट्रांसफर कर दिया और ये शर्त लगा दिया कि इस पैसा जब आपको खा से मिल जाएगा, यानी गा पे शर्त लगा दिया कि जब ये पैसा आपको 5,000 मिल जाएगा तो तुम उस 5,000 रुपये का पेमेंट पहले हमारे इस जो 4,000 रुपया मैं कर्ज लिया हूँ इसको चुका देना, जिससे मैं भय और डर मुक्त हो जाऊं, चिंता मुक्त हो जाऊं। तो इस अपने 4,000 रुपये को ये सिक्योर्ड कर दिया। ठीक है, इस 5,000 रुपया ट्रांसफर करके गा को कि जब तुमको ये पैसा मिलेगा वसूलना तो तुम पहले इसको हमारा भरपाई कर देना। यद्यपि यहाँ ये नहीं लिखा है कि का जो ये 5,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा है इसको अनुयोजित दावे को गा को, इसे किस ऋण को सिक्योर्ड करना चाहता है, वर्तमान या भविष्य का ऋण तो लिखा है कि चाहे ये वर्तमान का ऋण मतलब जो लिया जा चुका हो या जो भविष्य में लिया जाएगा, लेकिन ये किसके ऋण की बात कर रहा है ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये हो सकता है कि का भी ऋण हो या गा के किसी ऋण को सिक्योर्ड करने के लिए ऐसा ट्रांसफर कर रहा हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ कुछ साफ नहीं लिखा हुआ। जिस तरह से आप देखेंगे धारा 17 की उपधारा 2 में ये बात लिखी हुई है दूसरे खंड में कि अपने ऋण को या अंतर्ती के ऋण को सिक्योर्ड करने के लिए जो है उस पर जो संपत्ति ट्रांसफर की जाती है दायित्व डाला जा सकता है कि जो हमारा या अंतर्ती का ऋण है जब तक उसकी भरपाई नहीं हो जाएगी तब तक इस मकान से होने वाले लाभ को संचित किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसा हो सकता है। तो अब जब ये का ने इसको ट्रांसफर कर दिया गा को, ठीक है, तो ये जो ऋण है इसका ये सिक्योर्ड हो गया इस संपत्ति से, बंधकित, इसलिए इसको कहा गया बंधकित ऋण, यानी ऐसा ऋण है जो एक तरह से बंधकित हो गया, मतलब सिक्योर्ड हो गया हो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसी को बंधकित ऋण कहते हैं। तो यही है धारा 134। ठीक है, बंधकित ऋण का मतलब यही है कि जब किसी अनियोजित दावे के रूप में किसी ऋण को जिसको अनियोजित दावा अर्थात का को किससे है खा से, का अगर अपने इस राइट को गा को ट्रांसफर कर दे तो ये ट्रांसफर ही हो जाएगा। और जब अब ये गा को खा से पैसा पाने का अधिकार है लेकिन ये ट्रांसफर की सूचना खा को नहीं थी, हो सकता है खा ने का को ही ये पैसा 5,000 दे दे या गा ने इस पैसे को खा से वसूल लिया, तो इससे मतलब नहीं। कुल मिलाकर के खा से वो 5,000 रुपया उठ करके चाहे का के पास आ गया हो चाहे गा के पास आ गया हो, पैसा आ चुका है। अब जब पैसा आ गया मानते हैं वसूला गया तो वसूलने में जो खर्च आया होगा पहले उसको काट दिया जाएगा। 5,000 रुपये में से मान लेते हैं 500 रुपया खर्च आ गया वसूलने लाने में, तो 500 रुपया कट के 4,500 बचेगा। अब उस 4,000 रुपये में से जो ऋण डेप्ट किया गया है यानी जो बंधकित किया गया है पहले उसको भुगतान किया जाएगा। तो ये 4,000 रुपया ऋण था जिसको सिक्योर्ड किया गया था, तो 4,500 रुपये में से 4,000 यहाँ कट जाएगा। अब बचा 500 रुपया, वो 500 रुपया चाहे अंतरक को या अंतर्ती को चला जाएगा। तो अगर का ने इसको पूर्णतया ट्रांसफर कर दिया था तो 500 रुपया ये गा यहाँ प्राप्त कर लेगा। यही है बंधकित ऋण। ठीक है, इसी को कहा गया है बंधकित ऋण। इसके बाद भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया है कि ये अनियोजित दावा ही है जो बंधकित ऋण की बात करता है। यानी जब मैं अपने अनियोजित दावे को किसी को ट्रांसफर करूँ, यानी हम अपने किसी ऋण की वसूली के राइट को किसी को ट्रांसफर करूँ, तो उस ट्रांसफर करने पे मैं उस पे किसी ऋण के भुगतान का भार डाल सकता हूँ जिसको बंधकित ऋण कहा गया है। ठीक है, या किसी अन्य कर्ज का भार डाल सकता हूँ, मैं इस तरह के शर्त लगा सकता हूँ उस पर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।